हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और आपका स्वागत करता हूं एमडीएस एकेडमी बिलोड़ा में। आज मैं क्लास लेके आया हूं रीट हिंदी शिक्षण विधियों की रीट के लिए, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाली ये सीरीज चल रही है दोस्तों। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये आप इसको स्किप कर दें या ऐसा कुछ। तो प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य, काव्य दोस्तों जो कविता के माध्यम से गाया जाता है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। मैं दोस्तों सारे ऑप्शन नहीं बोलूँगा ताकि अपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो आप बाकी के ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं। मैं अपना क्वेश्चन और अपना उत्तर आपको बताऊँगा। इससे क्या होगा, अपना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं मित्रों। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 17। और आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से 19। क्वेश्चन नंबर 19, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। प्रश्न नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा उच्चारण की स्पष्टता। बच्चों प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक अपन मानते हैं, तो इसके अंतर्गत उच्चारण की स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, ऑप्शन नंबर 3, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, यानी संस्कृति को जानते हैं कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीतों और नाटकों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता। अभिव्यक्त यानी कि अपने मन में क्या चल रहा है उसको अपन भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपन पहुंचा सकते हैं। तो भाषा का माध्यम अपने दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना है। अगला प्रश्न नंबर 23, लिखना क्या है। लिखना एक तरह की बातचीत है, यानी लिखना भी एक तरह की बातचीत है। ये लिखित बातचीत है। बोलते हैं उसको मौखिक बातचीत कहते हैं, लिखते हैं इसको लिखना, ये लिखित बातचीत के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 24, कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, यानी कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। प्रश्न नंबर 25, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय से पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बताइए, सोचिए। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध और बनाते हुए विस्तार देना। चौथा, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसका प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था अपना, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भाई हम जो की जो बातों को दोहरा लेते हैं और ये अपना शिक्षण उद्देश्य पूरा हो गया, इस टाइप का ये प्रश्न गलत हो जाएगा। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, भाषा और का एक उत्तम साधन है। भाषा सोचने
और महसूस करने या चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोस्तों अनुकरण पर बल देता है। प्रश्न नंबर 30, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती हैं, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नासिरा को पढ़ने संबंधी विकार है, तो पढ़ने संबंधी विकार को अपन बोलते हैं दोस्तों डिसलेसिया, पढ़ने संबंधी। और डिस्ग्राफिया दोस्तों पता होगा आपको, लिखने संबंधी, ये अपना लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की ये जो भाषा विशेषज्ञ थे, तो इसके अनुसार परस्पर अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 32, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे हैं मित्रों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी कि मातृभाषा या जो अपन लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, जैसे कोई हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता तो हिंदी पढ़ने का मीडियम हो गया, और उसके बाद अगर वो किसी गांव से या रूरल एरिया से है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी, तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी कक्षा में उसका सम्मान देना भी अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 33, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा दोस्तों? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 34, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा दक्षता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा दक्षता का सही आकलन करेगा? यानी भाषा दक्षता का। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, तो ये इसका भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोचक विषय वस्तु। प्रश्न नंबर 36 मित्रों, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सतत आकलन के लिए पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसमें शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। प्रश्न नंबर 37, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन है। मौखिक और लिखित रूप का आकलन होना बहुत ही जरूरी है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों 4, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यानी ये उद्देश्य नहीं है। ये पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 40, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा का प्रयोग सिखाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 41, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, समान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ते रहना दोस्तों। मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के लिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, और जो भी इस चैनल पर नया हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और इसको शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 43, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? हिंदी प्रयोग के बाल साहित्य का विविध उपयोग। बाल साहित्य का विविध उपयोग। प्रश्न नंबर 44, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? यानी कक्षा 1 फर्स्ट और सेकंड यानी क्लास 1-2 के लिए आप कौन सी कहानी का चयन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 4, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी कि चित्र को मान्यता देना। प्रश्न नंबर 45, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए दोस्तों? तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 46, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? यानी भाषा के बारे में, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मौखिक भी हो सकती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये आंसर हो जाएगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि अपन हिंदी बोल रहे हैं और बीच बीच में अपन आगे पीछे कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता है। यानी भाषा बोलने का एक नियमबद्ध तरीका होता है। प्रश्न नंबर 48, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा प्रयोगशाला में, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में नियमबद्ध भाषा होती है। प्रश्न नंबर 50, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अवबोध का ही क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो कक्षा में कुछ बच्चे अपने लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 51, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो भाषा सिखाता है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यानी वो बच्चों को सेंटेंस बनवाना और ये चीज़ें सिखवाना। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा स्वयं में दोस्तों, भाषा स्वयं में क्या है, इसके बारे में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इससे अपन 54 से आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जिससे आपको नए नए वीडियो और नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।